नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश इन दिनों लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा है। 24 में अपने पसंदीदा नेता को देश की संसद तक पहुंचाने के लिए घरों से निकलकर लोग वोट कर रहे हैं। बीते दिन यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान जनता जनार्दन ने कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही तीसरे चरण के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। नेताओं ने उन सीटों की ओर रुख किया है जहां 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान होंगे। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 95 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 1351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी। गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए वोटिंग इसी चरण में होगा और आम चुनाव के इस फेज में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक की कई सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और अमित शाह ने गुजरात से की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में चुनावी हुंकार भरते नजर आए। राजकोट, पोरबंदर और पंचमहल में चुनावी जनसभाएं की। यहां उन्होंने गुजराती भाषा में लोगों को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीते 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। इन सब के बीच कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी मैदान में चुनावी हुंकार भरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के वलसाड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। गुजरात में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब कांग्रेस और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे एनडीए के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। वे अब राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस का एजेंडा है कि कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल कर दें। पीएम मोदी ने पूछा, क्या किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? पीएम मोदी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे सीएए को रद्द कर देंगे। क्या इस देश के लोग उन्हें ऐसा करने देंगे? अगर करना भी चाहेंगे तो क्या उनकी हालत होगी? उन्हें उसका एहसास भी नहीं है। जो लोग 3 अंकीय संख्या में लोकसभा सीटें नहीं जीत सकते, क्या INDIA गठबंधन के लोग सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं? वो तो 1 साल में एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर काम कर रही है। अगर वे 5 साल तक सत्ता में रहते हैं तो 5 प्रधानमंत्री देंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग भाषण दे रहे हैं, दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश की मांग कर रहे हैं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि इसे स्वीकार कर सकती है? इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की।
अमित शाह ने आज अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से की। इसके बाद भरूच के खड़ोली गांव और उसके बाद पंचमहल के गोधरा में चुनावी हुंकार भरी। यहां बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने रमेश भाई धादुक समेत भरूच और पंचमहल में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आपको बता दें, 7 मई को गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का 400 पार का नारा लगाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर वाले बयान पर कहा कि जम्मू कश्मीर का देश के बाकी राज्यों की जनता से क्या लेना देना है, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके बाद अमित शाह ने वडोदरा में रोड शो किया। उधर उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज हाथरस से अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने 1947 में भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रही है। इसी के साथ औरैया में इंडिया गठबंधन पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया। समय किया था, आज उनका घोषणा पत्र फिर वही कह रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, उनके समय में गरीब भूखमरी का शिकार होता था और आतंकवादियों को वे लोग बिरयानी खिलाते थे। आप सोचो उनकी मंशा। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था और भ्रष्टाचारी ऐश करता था। उनके समय में एक व्यापारी और बेटी असुरक्षित थी और बड़े बड़े माफिया सत्ता का सरपरस्त बन करके सत्ता का संचालन करते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही हैं। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं, 3 तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो एक पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, क्या राम और कृष्ण की धरती पर, क्या गौ वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। वह देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियां कर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं। तीसरे चरण के प्रचार की शुरुआत उन्होंने
गृह मंत्री अमित शाह की तरह गुजरात से की। गुजरात के राजकोट, पोरबंदर और पंचमहल में अमित शाह ने जनसभाएं की तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के वलसाड में चुनावी हुंकार भरी। प्रियंका गांधी ने यहां कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिन से लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र के लातूर में चुनावी जनसभा की। यहां उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी, खड़गे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले, उससे पहले 4000 किलोमीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कानपुर देहात से चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने अंगदपुर गांव में समाजवादी पार्टी के चुनावी रथ से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सूबे की मौजूदा बीजेपी सरकार और सपा सरकार के बीच बड़ा अंतर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इन्होंने केवल जनता से झूठे बातें और इन्होंने वादे झूठे किए हैं और उसका परिणाम ये है कि इनकी धीरे धीरे 10 साल की सरकार का जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की पहचान बनी है भारतीय जनता पार्टी की। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है जो गरीब को राशन दे रहे हैं उसका अच्छा राशन करना चाहिए, राशन और अच्छा हो और पौष्टिक आटा मिले और हमारे नौजवानों को और सभी लोगों को आटा के साथ साथ मोबाइल का जो बिल देना पड़ता है डेटा फ्री होना चाहिए, डाटा फ्री, क्योंकि हर चीज आजकल है जानकारी इसी से, कोई जानकारी हासिल करनी हो तो मोबाइल से, नौकरी का पता करना हो तो मोबाइल से और कुछ सूचना पहुंचानी हो तो मोबाइल पर।
अब पैसा वसूल है, इसलिए समाजवादी सरकार में अपने गरीबों को पौष्टिक आटा और डाटा फ्री देने का काम भी हम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथमल्लिक विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव साहू के साथ सतकोसिया में पदयात्रा निकाली। रास्ते में उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी मैदान में उतरकर वोट मांगने शुरू कर दिए। आज देवास के खाते गांव में वोट मांगने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत हुआ। यहां समर्थकों ने कंधे पर उठाकर अपनी खुशी जाहिर की। आपको बता दें, बीते दिन रायसेन में सार्वजनिक बैठक कर लोगों को संबोधित किया था। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे यही अंदाज दिखता था। अब एक बार फिर से जब वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं विदिशा से, तब भी वही अंदाज उनका नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है शिवराज सिंह चौहान को। और मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान का अंदाज हमेशा अलग होता है। एक बार फिर से चुनावी रण में वो हैं और बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कैंडिडेट की 15वीं लिस्ट जारी की। बीजेपी ने पूनम महाजन के टिकट को काट दिया है, जबकि आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, निकम देश के सबसे मशहूर सरकारी वकीलों में से एक है। वह आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलवाने से लेकर 1993 के बम धमाकों, गुलशन कुमार हत्याकांड और प्रमोद महाजन हत्याकांड जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार का पक्ष रख चुके हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उज्जवल निकम ने कहा कि वर्षों तक मैंने गंभीर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज मुझे एक अलग जिम्मेदारी दी गई है। मेरी प्राथमिकताएं देश का संविधान और कानून होंगी। मैं देखूंगा कि संसद में उचित प्रश्न और विषय उठाए जाएं। Indeed, it's a very pleasure moment for me, and as well as it's a pride moment because I was practicing again the criminal. Now the God has given me the second inning in a new temple of the democracy, that is the Parliament. I must express my sincere thanks to our Honorable Prime Minister ji and our Union Home Minister Amit Bhai, as well as the National BJP President Nadda ji, and the State President Mr. Bawan Kude ji, our Deputy Chief Minister Fadnavis ji, Ashish Shelar, and so many things. Let us see. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतर गई। उन्होंने आज पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। इस दौरान उनके रोड शो में हजारों की तादाद में लोग नजर आए। रोड शो कर सुनीता केजरीवाल ने कुलदीप कुमार के लिए जनता से वोट मांगे। वहीं कुलदीप कुमार कार के ऊपर बैठे नजर आए। उधर तेलंगाना में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर चुनाव अभियान चलाया।
इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की, साथ ही अपने लिए वोट मांगे। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान कई समर्थक उनके साथ नजर आए। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीफ वाला बयान सियासी गलियारों में तेजी से दौड़ने लगा, जिसको लेकर विपक्ष की नेता ओवैसी पर जमकर बरसी। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने ओवैसी के बीफ वाले बयान पर ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे बैरिस्टर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो रहे हैं। वहीं बयान पर बवाल बढ़ता देख ओवैसी ने सफाई देते हुए कहा कि अगर वह इडली जिंदाबाद कहते हैं तो किसी को परेशानी नहीं होती, फिर बीफ जिंदाबाद बोलने पर परेशानी क्यों हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार 10 करोड़ रुपए बीफ एक्सपोर्ट पर लेती है तो जिंदाबाद, और अगर गरीब की दुकान पर जाकर बोलूं तो बुरा क्यों लग रहा है। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम काटते रहो आप। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं गोवा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। एक धारा एनडीए की है जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सैचुरेशन अप्रोच पर काम करती है, और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडिया अलायंस की है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। मुझे याद है मैंने यहीं गोवा में पहली बार भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की थी। सैचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ, सबका विकास। सैचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सैचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सैचुरेशन अप्रोच को जिस प्रकार से जमीन पर उतारा है, यहां टॉयलेट कवरेज कितनी है,
100%। यहां बिजली कवरेज कितनी है? 100%। यहां एलपीजी कवरेज कितनी है? 100%। यहां नल कनेक्शन कितने हैं? 100%। और यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही तो सच्चा सोशल जस्टिस है। इस 100% गवर्नेंस की गारंटी से सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, हमारे किसान भाई बहन को हुआ है, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है, हमारी माताओं बहनों को हुआ है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है, और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम 24/7 फॉर 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता हूं। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी। और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए। आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे?
और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है। अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं। कोई न कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है, और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्चा आ जाता है। तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे। जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि गोवा का मेरा हर परिवार, मेरी हर फैमिली के पास इन सारी सुविधाओं के कारण पैसा बचेगा और वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाएंगे। उनकी बहुत बड़ी चिंता मोदी दूर कर देगा। साथियों, ये भाजपा सरकार है। आजादी के बाद पहली बार, अब आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले भी फिशरमैन थे कि नहीं थे? जरा जवाब दीजिए ना। फिशरमैन थे कि नहीं थे? राम के जमाने में भी मछुआरे थे कि नहीं थे? लेकिन देश आजाद होने के बाद ये कांग्रेस सरकार वालों को कभी मछुआरों की याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने आकर के फिशरीज सेक्टर का अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, ताकि हमारे कोस्टल एरिया,
हमारे मछुआरे भाई बहन, उनके जीवन में बदलाव आए हैं। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार फिशरमैन भाई बहनों के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएगी। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है, और इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी के आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडी अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल। और इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को ही मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही है। इन सबका फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने कोरोना के समय में पूरे देश में, ये आपको याद होना चाहिए, जब हमें वैक्सीन देने की बात आई, मैंने कहा सबसे पहले गोवा को मौका देना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरे राज्य का वैक्सीनेशन, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन गोवा में हुआ था। क्यों? इसके पीछे कारण था। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं, पहले वहां काम करो। ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है? मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है। आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की, और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहां टूरिज्म को, और आजकल मैं एक नया मिशन लेके चला हूं, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूं, मेड इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहां होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है मेड इन इंडिया।
ताकि यहां मेरे लोगों को रोजी रोटी मिले। जुवारी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं गोवा की कनेक्टिविटी को और सशक्त कर रही है। आयुष अस्पताल से यहां वेलनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ये हमारा गोवा फुटबॉल की धरती है और इसलिए भारत में ओलंपिक हो, ये गोवा का कौन नौजवान है जो नहीं चाहता होगा। मैं गोवा के खेल प्रेमियों को ये भी बस गारंटी देता हूं, भारत में ओलंपिक हो, आपका ये सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूं। साथियों, गोवा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है। उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती। लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370 वापस लाने देंगे क्या? कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 बोट होगी और वो
जीवन के अंतकाल में वो 2 वोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से 1 वोट सरकार जब्ता कर लेगी, 1 ही वोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है? इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाने हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है और मौजूदा सरकार 400 पार का नारा लगा रही है। लेकिन 400 पार कैसे होगा? क्या जो तमाम एनडीए के सहयोगी दल है क्या उनकी मदद कर पाएगी? इन्हीं सारे तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी यानी शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे इस वक्त मौजूद है। मनीषा जी महाराष्ट्र में एक विधायक भी हैं। सबसे पहले मनीषा जी आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहले ये बताइए कि 400 पार का नारा पीएम मोदी दे रहे हैं और मोदी की गारंटी कह रहे हैं। क्या आपकी पार्टी के उम्मीदवार इसी गारंटी पर या मोदी जी के फेसेस पे उनको चेहरे को ध्यान में रखते ही चुनाव में उतरे हैं या मैदान में उतरे हैं या वोट पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या कितना भरोसा है महाराष्ट्र की जनता पर? देखिए, 2 बातें हैं। मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। 2014 में 2019 में लोगों ने चुन के दिया है और ऑपोजिशन का जो भूमिका रही है पिछले 10 सालों में, कोई कंस्ट्रक्टिव बातें वो करते नहीं हैं। परिवारवाद से अभी तक वो जूझ रहे, बाहर नहीं निकले हैं और उनका जो एजेंडा है, क्या उनके पास कोई एजेंडा है? देश के लिए क्या करना चाहते हैं वो बताते नहीं हैं। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि लोकशाही खतरे में है। क्यों जो अन्य तमाम जिले वहाँ पर अभी भी उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या बात नहीं बन पा रही है? लोकल जो सेंटिमेंट है, जैसे नासिक में है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो वो चाहते हैं कि कैंडिडेट हमारा हो। थाने तो सवाल ही नहीं है, वो तो शिवसेना का गढ़ है, माननीय एकनाथ जी शिंदे का, वो उसका कोई सवाल नहीं है। पालघर भी हम ही लड़ेंगे, नासिक भी हम लड़ेंगे और जो हमारी सीटें 1-2 पर एक्सचेंज हो सकता है, मगर जहाँ तक मेरा मानना है जो हमने सीटें लड़ी थी हम सारी वो सीटें लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थी मनीषा कायंदे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो देखना होगा कौन कितना पानी में है, कौन किस पर हावी होता है और कितने किसमें कितना दम होता है। जी हाँ, 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए, खास तौर पर बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कितनी सीटों पर बाजी मारती है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। सांसद विजय साई रेड्डी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नेल्लोर में चुनाव प्रचार के दौरान ऑटो चलाया। इस दौरान वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई ने ऑटो ड्राइवर की ड्रेस भी पहनी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।